और सॉल्यूट भी कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, अब इसकी जगह शुगर भी तो हो सकती है, या जो भी चीज उस यस मैम। सॉल्यूट में डिसॉल्व हो जाए वो चीज। तो ज्यादातर तो सॉल्वेंट में हम लोग वाटर ही लेते हैं और सॉल्यूट चेंज होता रहता है। तब हमने ये एक सॉल्यूशन बनाया। अब जब हम इसको अलग करेंगे तो ये क्या होता है, ये केमिकल चेंज होता है। ठीक है। ये जो अलग हुआ ये केमिकल चेंज है। अब जब एक और इवेपोरेशन एक और चीज में होता है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पढ़ा है? वाटर साइकिल पढ़ा है? यस मैम। ना, तुम लोगों ने वाटर साइकिल नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। यस मैम। वाटर साइकिल में भी इवेपोराइजेशन इवेपोरेशन होता है, लेकिन वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे जो हम सेपरेशन में पढ़ रहे हैं ये एक केमिकल प्रोसेस है। ओके, समझ में आया? यस मैम। ठीक। अब इसमें कोई डाउट आयशा? रियल? हाँ, नो वेट, मैम। एक फैक्टर, एक एक मिनट, एक मिनट। एक और फैक्टर होता है इसका, विंड स्पीड। हाँ, इवेपोराइजेशन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है, वेपराइजेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है? फर्स्ट फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया, देन सेकंड सरफेस टेम्परेचर, एरिया, थर्ड विंड स्पीड। विंड स्पीड। ठीक है, तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड की स्पीड, इन तीन चीजों पे डिपेंड होता है। अब एक और फिजिकल फिजिकल चेंज एक और बताओ। जैसे मैंने वाटर साइकिल बताया, ये एक फिजिकल चेंज है और ये इसेंशियल है। एक और फिजिकल चेंज जो इसेंशियल होता है और उसमें भी इवेपोराइजेशन ही हो रहा होता है। मैम बॉइलिंग। अरे, बॉइलिंग तो केमिकल है ना। नहीं, ड्राइंग क्लॉथ्स, उसमें भी तो पानी उड़ रहा है ना, भाप बन के, वेपर बन के। जब कपड़े सूखते हैं ना, कपड़े गीले होते हैं, हम उनको सब सन में डाल देते हैं, धूप में डाल देते हैं, क्या होता है, सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है ना। हाँ, वॉशिंग डिशेस हो सकते हैं क्या, क्योंकि वो भी खुद से सूख जाता है। नहीं, वॉशिंग डिशेस तो एग्जाम्पल नहीं होता है इसका। नो, ड्राइंग क्लॉथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ इवेपोराइजेशन। ठीक है, जब ये फिजिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो हम दो चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ सेपरेशन में इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। सेपरेशन में तुम एग्जाम्पल ले सकते हो वाटर प्लस सॉल्ट एंड वाटर प्लस शुगर। सेपरेशन में सिर्फ यही दो एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक, समझ में आया? वाटर साइकिल वाला और ड्राइंग क्लॉथ्स वाला एग्जाम्पल यहाँ नहीं यूज होगा। ओके, अगर क्वेश्चन आ गया, इज फिजिकल हाँ, इज वाटर साइकिल इज एग्जाम्पल ऑफ इवेपोराइजेशन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेपरेशन, तो है या नहीं है एग्जाम्पल इसका? हाँ, बताओ मुझे। And what? Is water cycle is a example of evaporization according to the point of view of separation? I think yes. Water cycle is example of evaporization according to point of view of separation. हाँ? No, no, ma'am, sorry, sorry. मेरे को लगा कि आप नो। No, evaporation के लिए एग्जाम्पल चूज no. कर रहे Water cycle is not an example of evaporization according to the point of view of separation. Good. It is a physical change.
ठीक। अब देखो तुम लोगों को यहाँ पे समझाया हुआ है सेपरेशन बाय इवेपराइजेशन, कैसे इवेपराइजेशन से सेपरेशन होता है। रुको, चलो। देखो, ये जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है। सिर्फ तुम लोगों को इवेपराइजेशन देखना है, सिर्फ हम ग्रीन वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, दिख रहा है। मैम थोड़ा सा और जूम हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता। अब ठीक है। हाँ। हम्म अब देखो, ये पिक्चर तो दिख ही रही होगी ना। रिमूविंग अ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट लीव्स बिहाइंड सॉल्यूट। वही हम बता रहे थे कि हमें क्या चाहिए, उसका सॉलिड पार्ट चाहिए, जो भी हमने सॉल्यूट उसमें मिलाया है, तो ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। रिमूविंग अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट लीविंग बिहाइंड सॉल्यूट। ठीक, समझ में आया? आयशा, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. देखो, इवेपराइजेशन इज यूजफुल टेक्निक टू सेपरेट डिसॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम इट्स लिक्विड सॉल्वेंट। When a solution like salt water is heated, the water evaporates in the atmosphere, leaving behind the solid salt crystals. ठीक है, सेम एग्जाम्पल इज गिवन हेयर कि अगर हम लोग एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं और इसको हीट करते हैं, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, और उसमें क्या बच जाएगा, जो सॉल्ट के सॉलिड क्रिस्टल्स हैं वो बच जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, चलो। बताओ। What remains in the container after the solvent evaporates from a salt solution? मैम ऑप्शन थर्ड आएगा। Hmm. Aisha, tell me the second answer. Why is evaporation used to separate salt from seawater? Ma'am, Hmm. second one. Second answer, because water turns into vapor while salt stays behind. Okay, समझ में आ रहा है आरोही? Yes, ma'am. Any doubt? Ma'am. ओके, आयशा, समझ में आया इवेपराइजेशन? आयशा, समझ में आया? Yes, ma'am. रियल? यस मैम। अब इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट से कैसे सेपरेशन होती है? सी, दिख रही है? पिक्चर दिख रही है? Ma'am. हाँ। Yes, ma'am. हम्म Magnetic separation is a method used to separate magnetic materials from non-magnetic materials in a mixture.
मैग्नेटिक सेपरेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो मिक्सचर्स हैं, मतलब जो मैग्नेटिक चीजें हैं और जो नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं, उनका जो मिक्सचर बन गया है, उन उस चीजों को अलग करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वो मटेरियल्स जो मैग्नेट से सेपरेट हो सकते हैं और वो मटेरियल्स, आयशा ओपन योर कैमरा, और वो मटेरियल्स जो मैग्नेट से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, उसका अगर मिक्सचर बन जाता है तो हम उसको अलग करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। समझ में आया? मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स इन अ मिक्सचर। ओके, अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की? देखो, मैग्नेट क्या करता है, किन किन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है? मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। ये सिर्फ तीन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? देखो, मैग्नेट रिलाइजेस थ्री मैग्नेटिक मटेरियल, तीन मैग्नेटिक मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट करता है, या फिर तुम लोग अट्रैक्ट भी लिख सकते हो, अट्रैक्ट ही लिखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स थ्री मैग्नेटिक मटेरियल्स। वो कौन कौन से हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। मैग्नेट तीन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब कोई भी मिक्सचर है, जैसे कि ये एक मिक्सचर बना हुआ है, किस चीज का मिक्सचर दिखाया हुआ है? ये सैंड और आयरन फिलिंग का मिक्सचर है ये। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला मिक्सचर है ये किस चीज का है? सैंड और आयरन फिलिंग का है ना, मतलब इसमें सैंड है और आयरन की छोटी छोटी फिलिंग्स है, मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं आयरन के। ठीक, ये जो मिक्सचर है, अब अगर हम इसके पास आयरन लेके जाएंगे तो देखो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक फीलिंग्स अट्रैक्ट इटसेल्फ टू मैग्नेट। जो जितनी भी मैग्नेटिक फीलिंग्स थी वो किस पे आ गई? मैग्नेट पे आ गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? सैंड सेपरेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक आयरन फिलिंग। जो सैंड में जितनी भी मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स थी वो क्या हुई? सेपरेट हो गई, अलग हो गई। ठीक, समझ में आया? आयशा, समझ में आया? एग्जाम्पल जो हमने दिया वो समझ में आया? जैसे देखो, एक मिक्सचर बना था, ठीक है, मिक्सचर किसका किसका बना था? मैग्नेटिक मटेरियल का और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या था? आयरन फिलिंग, मतलब जिसको आयरन अट्रैक्ट कर लेता है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या था? सैंड। दो चीजों का मिक्सचर हमें यहाँ पे दिया गया था। अब हमें क्या करना है? ये जो मिक्सचर दिया हुआ है इसमें से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग करना है। तो इसमें से जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या है? आयरन फिलिंग्स है। आयरन फिलिंग्स को हम कैसे अलग करेंगे? जो मिक्सचर है उसके पास किसी मैग्नेट को लेके जाएंगे, और जितनी भी आयरन फिलिंग्स होंगी सबको मैग्नेट क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे अब जो सैंड थी वो एकदम क्लियर हो गई है। अब इसमें भी एक भी आयरन फिलिंग नहीं है। द सैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक आयरन फिलिंग। समझ में आया?
यस समझ में मैम। आया आयशा? यस मैम। ये जो सेपरेशन है, ये पता है, ये वेस्ट को क्लीन करने में और मेटल्स, उसमें से मेटल्स को सेपरेट करने में, इंडस्ट्रीज में ये बहुत जरूरी होती है, मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, कोई डाउट किसी को? नो हाँ, मैम। नो आयश, मैम। आयशा, एनी डाउट? Which of the following materials can be separated using magnet? इसमें से कौन सा मटेरियल मैग्नेट का यूज करके सेपरेट हो सकता है? मैम ऑप्शन सेकंड। Option second, iron fillings. What is the basic principle behind magnetic separation? मैम प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। आरोही, तुमको समझ में आ रहा है? आरोही, समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके। कंपेयरिंग सेपरेशन टेक्निक्स। कितनी सेपरेशन टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ी हैं? कौन कौन सी है वो? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से शुरू किया था ना, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है बताओ? हम जो हम हाथ से ऐसे उंगली उससे डालते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो हाथ में इजीली हो जाता है, तो उसको तो सीख इसकी कर। डेफिनेशन क्या होगी? हैंड पिकिंग इज अ सिंपल मेथड यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन और हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने विनोविंग पढ़ा, ये क्या होता है? मैम लाइक वो पिंक से जो हार्मफुल प्योरिटीज होती है वो साइड में चली जाती है और जो ग्रेन्स होती है वो सीधे सीधे गिर जाता है। प्रियल, विनोविंग क्या होता है? मैम जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं तो वो यूजफुल सब्सटेंस से काफी हल्के होते हैं, तो फिर वो एयर से भी सेपरेट हो जाते हैं। हर जगह हल्के नहीं होते हैं। मैम कुछ में मेटल भी घुल जाता हाँ। है, कुछ मैम जो कुछ हस्क होता मेटल है भी वो। घुल जाता हाँ, है। हस्क होता है वो, ठीक है, उससे अलग हो सकता है। और स्नीविंग क्या होता है? लिविंग मैम लाइक लाइक उसको लाइक हार्मफुल सब्सटेंस को हटाने के लिए इस सीड में डाल के उसको शेक करते हैं, तो जो भी आपको चाहिए वो नीचे चले जाता है और जो हार्मफुल प्रायोरिटीज होती है ऊपर रहती है। गुड। ठीक। उसके बाद सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन मैम अ, जब वो हैवियर कंपोनेंट्स को मिक्स करके नीचे आ जाता है कंटेनर के, देन सेकेंडली जब उसके धीरे धीरे करके उससे सॉइल हटाते हैं, फिर जो पानी होता है वो सारा लाता है, फिर इसको एक फिल्टर पेपर या कंटेनर से उसको फ्रेश पानी बनाता है। हम्म। प्रियल, सेडिमेंटेशन क्या होता है? मैम जब सॉइल और लिक्विड एक साथ मिक्स होता है फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर जो सेडिमेंट होता है सॉइल तो फिर वो अरे एकदम हमको नीचे से डेफिनेशन बताओ, किसी को डेफिनेशन नहीं याद है क्या? आरोही, सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? आरोही। यस मैम। सेडिमेंटेशन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेडिमेंटेशन? हाँ, सेडिमेंटेशन occurs सेडिमेंटेशन जब इज द। एक एक करके बताओ ना, एक एक करके। हाँ, आयशा बताओ। sedimentation occurs when heavier components in a mixture settle at the bottom of a container. अच्छा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई टेल? हाँ, आरोही बताओ।
मैम सेडिमेशन इज द प्रोसेस इन नहीं विच नहीं, हमको अब इसका मतलब बताओ, ठीक है, उसने डेफिनेशन बता दिया, अब होता क्या है इस प्रोसेस में, सेडिमेंटेशन का ही पूछ रहे हैं, डिकैंटेशन का नहीं पूछ रहे हैं, वहां तक मत जाना। जितना पूछ रहे हैं सिर्फ उतना बताओ। बोलो। पता है। हाँ ईशा बताओ। मैम सेडिमेंटेशन जब आता है जब कोई भारी चीजें होती है वो मिक्स करके सबसे नीचे हो जाती है देखो अब कंटेनर। इसको हम लोग अच्छे से कैसे समझेंगे। हमने एक मिक्सचर बनाया, ठीक है, उसमें जो हैवियर कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे, मिक्सचर में जा करके नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। मान लो हमने सॉइल और वाटर का एक सॉल्यूशन मिक्सचर बनाया, उस सॉल्यूशन तो नहीं होगा, मिक्सचर ही होगा वो, क्योंकि उसमें मिक्स तो हुई नहीं वो। तो हमने सॉइल और वाटर का एक मिक्सचर बनाया, ठीक है। सॉइल क्या हुई, वाटर के बॉटम पे जा करके सेटल हो गई, मतलब नीचे जा करके सेटल हो गई, ठीक है। तो जो अब सेटल हो गई, तो ये था हमारा डी सेडिमेंटेशन का प्रोसेस। उसके उसकी डेफिनेशन क्या है, सेडिमेंटेशन अकर व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर। उसके बाद है डिकैंटेशन। डिकैंटेशन में क्या होता है, डिकैंटेशन बहुत इजली, बहुत जेंटली, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से किया जाता है, और हमारा जो लिक्विड है, जो क्लियर लिक्विड हमारा ऊपर बचा हुआ है, उसको बिना डिस्टर्ब करे, मतलब ऐसे कि जो नीचे हमारी इम्प्योरिटीज इकट्ठा हुई हैं, जैसे कि ये जो मडी वाटर ये जो इकट्ठा हुआ है, वो बिना डिस्टर्ब हुए, मतलब वो हिलना नहीं चाहिए, अगर वो हिल जाएगा तो फिर हमारे वाटर में इम्प्योरिटीज सॉइल की भी आ जाएंगी। तो हम लोग उसको बिना हिलाए एकदम जेंटली उसको दूसरे बीकर में उस वाटर को डालते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन, अब हमें एकदम वो वाटर क्या चाहिए, क्लियर चाहिए, तो फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या हुई, फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग फिल्टर पेपर और स्टेनर और अ मसलिन क्लॉथ। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर के जो वाटर में जो मतलब हमें जो क्लियर वाटर चाहिए, जो वो बीकर में हमने वाटर डाला है उसको हम एकदम क्लियर करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर करते हैं। ठीक, ये तो हमने बता दिया। तो इतने मेथड हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक मेथड ऑफ सेपरेशन में। मैम knowing हम्म। segmentation, declaration, filtration and sieving and evaporation. हाँ, और मैग्नेटिक सेपरेशन। Magnetic separation. व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन। From separation it will हाँ, like वो आपको तुम्हें खुद सेफ टू इट और प्योर सब्सटेंस। प्रियल व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन, क्यों हम सेपरेशन करते हैं, क्यों हमने इतने सारे मेथड्स पढ़े सेपरेशन के। मैम, जो भी यूजफुल चीजें होती है और उसमें से अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है तो फिर वो जब अलग हो जाता है तो फिर सिर्फ यूजफुल चीजें ही होती है। और जैसे कि फूड है तो फिर उसमें भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, तो फिर उसको हटाने के लिए हम ये सेपरेशन जरूरी है, क्योंकि हम सेफ फूड खाएंगे। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, मेथड ऑफ सेपरेशन और नीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मेथड्स क्या क्या है सेपरेशन के, और नीड क्यों है हमें सेपरेशन की। ठीक, इस चैप्टर में कोई डाउट। नो मैम। ठीक, अब दूसरा चैप्टर है लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो लिविंग एंड नॉन लिविंग, नेक्स्ट चैप्टर ये है, ठीक है, सबके सिलेबस में है ना। मेरे सिलेबस में नहीं है। क्या हुआ आरोही। वो मेरे सिलेबस में नहीं है। हाँ तो पढ़ लो, कोई बात नहीं, इन लोग के सिलेबस में है ना। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, ट्रीज लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। हाँ, मैम व्हाट। ट्रीज लिविंग व्हाट होते मैम? हैं या नॉन मैम लिविंग होते हैं। मैम लिविंग। क्यों, चलते तो है नहीं। मैम वो चलते नहीं है लेकिन
वो हमें ऑक्सीजन देते हैं एंड फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। हम्म। हाँ, ट्रीज वो चीज कर लेते हैं जो बच्चे नहीं कर सकते। क्या चीज? ज्यादातर ट्री एक ऐसी चीज कर सकते हैं जो कुछ बच्चे नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? हाँ, वो खाना बना सकते हैं खुद के लिए। फोटोसिंथेसिस ना, हाँ। ठीक है। तो लिविंग थिंग्स का क्या मतलब है? हाँ, चलो हमें पता है कि हम लोग लिविंग है, लेकिन हम लिविंग थिंग्स को डिफाइन कैसे करेंगे? हम लिविंग जो मतलब ब्रीथ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं एंड और वो लाइक उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं और फीलिंग्स होती है जो और अच्छा, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते होंगे। कुछ ऐसे इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होंगे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होते होंगे, तभी तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं ना। कुछ ऐसे मेन रोल्स होते होंगे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। क्या मेन रोल होता है वो? मतलब मैम वो जैसे यूनिसेल्युलर प्लांट है। हाँ बोलो। मैम जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते अपना। ठीक है, लेकिन देखो अगर एक यूनिसेल्युलर सेल है, मतलब अगर वो कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक सेल से बना हो चाहे वो डिफरेंट कई सारी सेल से मिलकर बना हो, लेकिन वो कुछ ऐसे मेन लाइफ प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। देखो चार चीजें मेन होती हैं। पहला होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा होता है एक्सक्रीशन। ये चार चीजें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहे होते हैं। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक। देखो लिखा भी हुआ है, लिविंग लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस ही है, मतलब सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, लेकिन वो कोई इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। These are the examples of living and non-living organisms. वो मशरूम लिविंग कैसे है? हम्म। मशरूम लिविंग कैसे है? क्या चीज? मैम मशरूम लिविंग कैसे है? क्योंकि मशरूम एक फंगाई है। मशरूम वेजिटेबल तो है, लेकिन मशरूम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आता है। मशरूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, मशरूम फंगाई है। हमारे पास 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ और ईस्ट। 5 टाइप के जैसे होते हैं। तो अब फंगाई जो होता है उसमें से, फंगाई का मशरूम एक एग्जाम्पल है। देखो मशरूम एक वेजिटेबल है हमें मालूम है, लेकिन मशरूम फंगाई है तो लिविंग है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक। इसलिए और हमें बताया जाता है कि मशरूम बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बेसिकली हम लोग को मशरूम खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फंग जो ये जो हम ऊपर इसकी रेड कलर की कैप देख रहे हैं या ऊपर जो उसके होता है, इसके हम जब बॉटम सरफेस पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फंगाई होते हैं। तो हमें ये खाना ही नहीं चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बेसिकली इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के। ट्री इज लिविंग, लेडी बर्ड इज लिविंग, मशरूम इज लिविंग, पेपर डेड पेपर है।
स्टोन नेवर बीइंग अलाइव, प्लास्टिक कप नॉन लिविंग। तो ये कुछ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल है। अब लिविंग थिंग्स क्या होती है? लिविंग थिंग्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रो करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते हैं। जो हमने लाइफ प्रोसेस बताए, मेन जो 4 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। और जो ऑर्गेनिजम्स ये 4 लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम स्टोन का एग्जांपल ले लें, तो स्टोन में इनमें से कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं होता है। जो एक लाइफ प्रोसेस करेगा वो सारे लाइफ प्रोसेस करेगा। मतलब जो खाना खाएगा वो रेस्पिरेशन भी करेगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, उसमें एक्सक्रीशन भी होगा, ठीक। और जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ना न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब ना खाना खाते हैं, ना उनमें एनर्जी बनती है, ना उनमें सर्कुलेशन होता है, ना एक्सक्रीशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक भी लाइफ, कोई मेन लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रहा है, और जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लाइफ प्रोसेस परफॉर्म होता है। समझ में आया? यस मैम। आयशा, समझ में आया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? पैरामीशियम इज लिविंग और नॉन लिविंग? सॉरी, अमीबा इज लिविंग और नॉन लिविंग? हुआ अमीबा इज लिविंग और नॉन लिविंग? बहुत अमीबा। अमीबा नहीं जानते हो? अमीबा भी मतलब एक क्या कहते हैं, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिंगल सेल्ड होता है, मींस एक ही सेल का बना होता है, ठीक है। वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि वो एक सिंगल सेल का बना हुआ है, तब भी वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वो अपने सारे लाइफ प्रोसेस, मतलब वो न्यूट्रिशन भी उसी सेल से ले रहा है, वो रेस्पिरेशन भी उसी सेल से कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन भी उसी सेल, एक ही सेल से कर रहा है, और वो एक्सक्रीशन भी एक ही सेल से कर रहा है, फिर भी वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो एक ही सेल से अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक सेल का बना हो, चाहे वो 1000 सेल का बना हो, वो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करेगा, ठीक। और नॉन लिविंग थिंग्स लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं करती है, ओके। अब अगर हम इन्हीं डिफरेंसेस को समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम्म इसमें भी अब सेम चीज लिखी हुई है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं, जो भी उनके अपने लाइफ साइकिल में चीजें हैं, जैसे कि मूवमेंट और वॉकिंग, ये सारी चीजें तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो 4 चीजें जरूर करते हैं। देखो, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वो 4 चीजें वो करते ही हैं। लाइट आ गई है क्या? ठीक है, तो बताओ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? मशरूम लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है? अच्छा बताओ, मैम मशरूम मैम नहीं नहीं, लिविंग। मशरूम प्लांट है कि नहीं है? मैम काइंड ऑफ प्लांट है, मैम काइंड नहीं है। नहीं नहीं, प्लांट नहीं है मशरूम। अच्छा, खाते क्यों है। मशरूम? हाँ, मैम टेस्टी लगता है। टेस्टी लगता है, नहीं। अब प्लांट तो है नहीं, तो मतलब नॉन, तो फिर नॉनवेज होगा। पूछ रहे हैं तुम लोगों से, क्या है फिर मशरूम? मैम एक माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बेसिकली वो होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मशरूम को तो हम देख सकते हैं।
तभी तो हम खाते हैं। इसके फंगाइस को नहीं देख सकते ज्यादा सही से। क्या चीज? जो उसके फंगस होता है उसके अंदर बहुत सही से नहीं देख पाते ज्यादा। फंगस होता है? मशरूम एक फंगस ही है, ठीक है। अगर हम मशरूम को माइक्रोस्कोप से देख लें तो हम मशरूम को कभी खा नहीं सकते हैं फिर। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फंगस होते हैं और हमें मशरूम नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। चॉइस थोड़ी ना है। खाना नहीं चाहिए वो बता रहे हैं। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चलता है कि उसमें कितने सारे वायरस हमने देखा है। हमने कर्ड भी देखा है, उसमें भी होता है। अरे हम बता रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए। ये थोड़ी फंगाई होता है उसमें। हार्मफुल है वो। दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूजफुल एक हार्मफुल। हार्मफुल वालों को नहीं खाना चाहिए। सब्जी लोग खाते हैं। किसकी? सब्जी बनती है, हाँ, हम मेरे घर में ही बनती है। हम नहीं खाते। तो चॉइस है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं खाना। लोग कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। चॉइस है ना लोगों की। हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? मैम कि वो मूव नहीं करते। और मैम वो ब्रीथ भी नहीं कर सकते हैं। लाइफ प्रोसेस, जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, फोर मेन लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते हैं। ठीक। तुम लोगों ने बताया नहीं मशरूम प्लांट है या एनिमल है। मैम मैंने बताया तो था। मशरूम ना प्लांट है ना एनिमल है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मैम यही बोला था। हम्म, हाँ। थोड़ा लाइट चली गई है, लाइट आती है तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छी भी तो अच्छी है।
हाँ, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या लिखी हुई हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट स्पेसिफिक ट्रेट्स इंक्लूडिंग मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिखी हुई हैं यहाँ तक, ठीक। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या? नॉन लिविंग थिंग्स लैक ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फंक्शंस। देखो ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं ना, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सब बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, इनको हम लोग बायोलॉजिकल फंक्शंस बोलते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारे फंक्शंस नहीं होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, ये सब बायोलॉजिकल फंक्शन है और ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। बाय एक्सप्लोरिंग दीज ट्रेट्स स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई व्हाई ह्यूमन इज लिविंग बट अ बायसाइकिल इज नॉट। दिस एक्सप्लोरेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम लोग इसी ये जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं लिविंग और नॉन लिविंग की, हम लोग इसी को एक्सप्लोर करके क्या कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे और आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? नो मैम। आयशा कोई No, डाउट? no, ओके, ओके, यू कैन लीव एंड वी bye. विल कंटिन्यू लेटर। बाय। Bye, mom. थैंक यू मैम, बाय।